नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में। और लगातार आप वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहिए ताकि आप लोगों का ही इसमें फ़ायदा है और पूरा सिलेबस आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 के एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं लास्ट वीडियो में जो टॉपिक करवाया था उस पर थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ये अपना नोट्स पेपर है जिसमें हम लोगों ने समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा था और उसकी धारिता का सूत्र व्युत्पन्न किया था। तो 2 प्लेटें हमने ली थी और इन प्लेटों के बीच की दूरी कम थी। प्लेटों का आकार, ज्यामिति, जब क्षेत्रफल वगैरह सब बराबर थे। और पहली प्लेट को मैंने धनावेशित किया था, तो दूसरी प्लेट का अंदर वाला हिस्सा प्रेरण के कारण ऋणावेशित हो जाता है और बाहर वाला हिस्सा उदासीन था क्योंकि मैंने इसको भू संपर्कित कर दिया था। और हमने ये देखा था कि दोनों प्लेटों पर चार्ज उपस्थित होने की वजह से दोनों प्लेटों के बीच में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान ये निकाला था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और विद्युत क्षेत्र जैसे ही उपस्थित हुआ तो हमने दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर की गणना कर ली, V बराबर E गुणा डी से, और धारिता हमने इस प्रकार क्रिएट कर ली थी। ठीक है, एकदम सिंपल सा डेरिवेशन था। इसमें जो चीज़ समझने वाली बात थी वो बस यही थी कि विद्युत क्षेत्र, इसमें परिणामी हमने विद्युत क्षेत्र लिया था दोनों प्लेटों का। और दोनों प्लेटों में जो प्लेट P का इलेक्ट्रिक फील्ड भी और प्लेट Q का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, तो परिणामी मैंने दोनों का जोड़ किया था। और एक विशेष बात यह भी थी कि दोनों प्लेटों के बीच में एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि प्लेट के जो किनारे वाले हिस्से हैं वहाँ पर ये बल रेखाएं प्रतिकर्षण की वजह से थोड़ी सी वक्राकार हो जाती है, जिसे हमने उपांत प्रभाव नाम दिया था। मैंने रेड पेन से ये चीज़ नोट कर रखी है। ठीक है, तो इस प्रकार ये चीज़ हमने देखी थी। और ये धारिता का सूत्र बहुत ही सरल सा मेथड है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये चीज़ बस ध्यान रखना आपने, क्योंकि इसी मेथड से 2-3 टॉपिक और आगे करने वाले हैं हम। तो एकदम सिंपल सा चैप्टर है। इस प्रकार हम धारिता की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। जो धारिता का मान आया था वो मान प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर कर रहा था, साथ साथ माध्यम पर कि प्लेटों के बीच का माध्यम कैसा है। अगर निर्वात के लिए हम निकालें तो ये सूत्र आ गया। अगर निर्वात के स्थान पर अन्य कोई माध्यम हो तो हम एप्सिलॉन लिख सकते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन बराबर किसके होता है? एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट के। तो ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी ये चीज़, और यहाँ से ये वैल्यू रखकर हम इस प्रकार धारिता का जब सूत्र निकालें तो ये फॉर्मूला आता है CM बराबर एप्सिलॉन आर सी। मतलब धारिता, माध्यम की उपस्थिति में धारिता है वो निर्वात से ज़्यादा होने वाली है। ये समांतर प्लेट संधारित्र था। देखिए एक अच्छा टॉपिक है और आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे पॉइंट के रूप में ये टॉपिक है। परीक्षा में आने की पूरी संभावना बनती है इस प्रकार के टॉपिक की। एक चीज़ हमने नोट की है कि धारिता, माध्यम की उपस्थिति में धारिता का जो मान है वो बढ़ने वाला है। और जितना माध्यम है उसका, जितना पैरा विद्युतांक है, जिस माध्यम, जो भी माध्यम है उस माध्यम का जितना भी पैरा विद्युतांक है उतना गुना ज़्यादा हो जाएगी निर्वात से एप्सिलॉन आर गुना ज़्यादा हो जाती है। तो ये चीज़ तो कन्फर्म है कि धारिता है वो बढ़ेगी, निश्चित बढ़ेगी। तो इस धारिता पर इस माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है वो चीज़ हम पहले क्लियर करते हैं। यानी आखिर पैरा विद्युत पदार्थ, अगर कोई माध्यम के बीच में पैरा विद्युतांक वाला कोई भी पदार्थ भर देते हैं तो उससे धारिता पर यह प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, वो चीज़ हमें यहाँ पर नोट करके बतानी है। ठीक है, पहले एक टॉपिक है ये, और अच्छा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है। अपना आगे का यही पॉइंट है, जिस पॉइंट का नाम मैं ये डाल रहा हूँ हेडिंग के रूप में, कि अपनी हेडिंग ये है, ये हमारी हेडिंग है, संधारित्र की प्लेटों के मध्य पैरा विद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव।
एक अच्छा टॉपिक है कि मैं क्या करूँगा कि जो हमने संधारित्र लिया था उस संधारित्र की प्लेटों के बीच में मैं पैरा विद्युत माध्यम भरूंगा और उस चीज़ का धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए बच्चों, मैं ज़्यादा टॉपिक को बड़ा नहीं करूँगा, एक एक सिंगल टॉपिक सिंगल पॉइंट लेकर मैं आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं कर रहा, तो आपसे मेरा यही अनुरोध है कि एक वीडियो देख रहे हो तो उसको पूरा देखें ताकि टॉपिक क्लियर हो उसके। देखो, मुझे पैरा विद्युत पदार्थ बनना है। पैरा विद्युत पदार्थ कौन से होते हैं? यानी कुचालक पदार्थ ही पैरा विद्युत पदार्थ होते हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर होता है। वो अंतर हमने शुरुआत वाले वीडियो में पढ़ा था ना, आपको याद भी होगा। इनके उदाहरण भी पढ़े थे हमने, मोम, कागज, अबरक, तेल आदि। ठीक है, ये वो पैरा विद्युत पदार्थ है। मुझे प्लेटों के बीच में इनको भरना है। इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। मान लीजिए ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, और इस संधारित्र की हमने दो प्लेटें ली थी, प्लेट P और प्लेट Q। और इस पर जो चार्ज था उसका घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा लिखा था और इसको माइनस सिग्मा लिखा था। इसको हमने अर्थिंग किया था। ये लो, तो ये बाहर वाली साइड उदासीन हो जाती है। और इस प्लेट को हमने धनावेशित किया था। प्रेरण के कारण इस प्लेट पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। ठीक है, और दोनों प्लेटों के बीच में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, प्लेटों के बीच में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब निर्वात है ना फिलहाल प्लेटों के बीच में, तो वो विद्युत क्षेत्र मैंने E से लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर आप नोट भी कर सकते हो कि निर्वात की उपस्थिति में, यानी निर्वात या हवा कह दो, निर्वात या हवा दोनों में से कोई भी एक चीज हो की उपस्थिति में प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, और वो कितना है? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मैं नॉर्मल इसका परिमाण ले लेता हूँ। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। समीकरण नंबर 1 दे दी। एक समान विद्युत क्षेत्र होता है धनावेश से ऋणावेश की ओर। अब मैं क्या करूंगा, इस प्लेट में पैरा विद्युत पदार्थ की एक पट्टिका रखूंगा। पैरा विद्युत पदार्थ कोई भी पदार्थ है, वो पदार्थ की एक परत या पदार्थ मैं यहां पर रख देता हूं। ये है पैरा विद्युत पदार्थ। ठीक है, क्या ये पैरा विद्युत पदार्थ? ये लो। अब अगर आपने पुराने वीडियो देखे हैं, बात वही आती है घूम फिर के कि आप पुराने वीडियो ज़रूर देखें, ताकि अगर टॉपिक क्लियर करना है आगे के, तो पीछे वाले स्टेप टू स्टेप आप लोगों को पॉइंट क्लियर करने ज़रूरी है। और इसके लिए मैंने चैप्टर वाइज पार्ट लगाकर आप लोगों को वीडियो उपलब्ध करवा रखे हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें बच्चों, तभी आप लोगों को कुछ न कुछ इस संबंध में बेनिफिट होगा। अन्यथा आगे के वीडियो देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो वीडियो कवर करके आएँ, आपसे रिक्वेस्ट है, और तभी आगे के वीडियो समझ में आएंगे। मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ। अदरवाइज़ ये वीडियो देखकर आप ये आंकलन मत करना कि हमें समझ में आया कि नहीं आया, तो आसानी से ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। इसलिए पहले वीडियो देखने ज़रूरी है। आपने पढ़ा था पहले कि पैरा विद्युत पदार्थ के जो अणु होते हैं, वो अणु विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं, लेकिन जब उनको विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। अगर आपको याद है तो वो चीज़ हमने इस पाठ के शुरुआत में पढ़ी थी। पैरा विद्युत पदार्थ के हमने जब इसके पैरा विद्युत पदार्थ का अध्ययन किया था, तो उस दौरान मैंने आपको ये बातें बताई थी। ठीक है,
कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, इस पाठ के स्टार्टिंग में ही आए थे ये पॉइंट, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये जो पैरा विद्युत पदार्थ के जो अणु हैं वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी लगभग दूसरे वीडियो के अंदर। जैसे मैं नोट्स पेपर उपलब्ध करवा पा रहा हूँ आपके सामने, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये तो फिलहाल मेरे पास नोट्स पेपर है, इसलिए आपको बहुत आसानी हो रही है इन चीज़ों को देखने के अंदर, लेकिन आप वीडियो ज़रूर देखें बच्चों। वीडियो देखोगे तभी ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। नोट्स पेपर आपको दिख रहा है। आपने दो प्रकार के पदार्थ पढ़े थे, पैरा विद्युत पदार्थ और अध्रुवीय पैरा विद्युत पदार्थ और ध्रुवीय पैरा विद्युत, कोई भी हो भाई, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये अनियमित रूप से व्यवस्थित हैं, तो इनका परिणामी आघूर्ण शून्य होता है। लेकिन फिलहाल जैसे ही इन दोनों पदार्थों को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो देखो इस प्रकार ये दिख रहा है ना आपको, इनका प्रत्येक अणु विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है, चाहे ध्रुवीय हो चाहे अध्रुवीय हो, और इनका आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है निश्चित। ये बात हमने पहले पढ़ी है, ठीक है। यही पोजीशन मैं यहाँ पर भी देखने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र पहले से विद्यमान है प्लेटों के बीच में, और मैंने ये पैरा विद्युत पदार्थ जो आपको अलग ही दिख रहा है, मैंने जैसे ये पैरा विद्युत पदार्थ इस विद्युत क्षेत्र में रखूंगा, इस विद्युत क्षेत्र में ये पैरा विद्युत पदार्थ रखूंगा, तो जैसे ये पैरा विद्युत पदार्थ रखेंगे, रखने के साथ ही इसके जो अणु हैं वो अणु विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे, ठीक है। तो वो संरेखित होंगे तो कुछ इस प्रकार हो जाएंगे, देखिए ऐसे, सपोज ये लो, हो गए संरेखित विद्युत क्षेत्र की दिशा में। इस प्रकार, ठीक है। और ये चीज भी आपको पता है, और हमें ये भी पता है कि जिस तरफ धनावेश होता है उस साइड में इनके ऋणावेश जमा हो जाते हैं ऐसे, यानी माइनस पॉजिटिव की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक धनावेश का केंद्र होगा और एक ऋणावेश का केंद्र होता है ना इसमें, और जो प्लस है वो दूसरी साइड में आ जाएंगे इसमें ऐसे, ये देखो, क्योंकि इसके माइनस है ना सारे, वो इस प्लस वाली प्लेट की ओर आकर्षित हो जाएंगे, और प्लस है वो माइनस वाली प्लेट की ओर, तो ये प्लस वाले इस तरफ जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आप क्या देखोगे कि इस प्रत्येक अणु का एक आघूर्ण उत्पन्न होने की वजह से आप एक चीज नोट कर रहे हो कि जो बीच में जो मैं अणु है इनकी बात करूंगा, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस ये माइनस, यानी बीच वाले अपने प्रभाव को निरस्त कर देंगे, उदासीन हो जाएंगे। इस पदार्थ के बीच में जितने भी अणु हैं वो अपने रिजल्ट को उदासीन कर देंगे। लेकिन ये जो किनारे वाले माइनस है ना, चाहे कितने अणु बना लो आप, जो आपकी मर्जी है, तो बीच वालों का प्रभाव निरस्त हो जाएगा, लेकिन किनारे पर इस साइड में तो माइनस जमा हो जाएगा। देखो इस साइड में तो क्या जमा हो जाएगा, माइनस, ये माइनस निरस्त नहीं होगा, और इस साइड में जो लास्ट में इस साइड वाले होंगे वहां पर प्लस निरस्त नहीं होगा। यानी इस विद्युत क्षेत्र की वजह से ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो गए। विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित का पता क्या चला कि धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में चला गया और ऋणावेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत आ गया। देखो ऋणावेश ही तो है और विद्युत क्षेत्र ऐसे है, ये तो धनावेश तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में नहीं, इस साइड में आ गया, ऋणावेश इस साइड में आ गया, धनावेश इस साइड में आ गया, ऋणावेश इस साइड में आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये मतलब जितने भी हम अणु बनाए इसमें, तो वो सारे पॉजिटिव एक तरफ आ जाएंगे, नेगेटिव एक तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो इनके जो बीच में जो बीच का प्रभाव है इन अणुओं का, बीच का यानी यहाँ का ये प्रभाव दिख रहा है आपको, ये प्रभाव, जैसे मैं ये पेन रखा हुआ है, ये प्रभाव, यहाँ प्लस माइनस एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर पेन रख दिया, तो बीच में जो प्लस माइनस है वो तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, लेकिन इस साइड वाले माइनस और इस साइड वाले प्लस, इनको निरस्त करने ये निरस्त नहीं हो पाएंगे, ये निरस्त नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से इस प्लेट के इस साइड में ऋणात्मक आवेश या ऋणात्मक
आवेश प्रेरित हो जाता है, ये प्रेरण के कारण होता है, इसलिए इसको मैं माइनस सिग्मा पी लिखूंगा। क्या लिखूंगा? माइनस सिग्मा पी, प्रेरण के कारण हुआ है। और इसे लिखूंगा प्लस सिग्मा पी। समझ में आ रही बात मेरी? प्लस सिग्मा पी, ये तो होगा माइनस सिग्मा पी इस साइड में, और इस साइड में प्लस सिग्मा पी, प्रेरण की वजह से। अब जैसे ही प्रेरण की वजह से यहां पर चार्ज क्रिएट होंगे, चार्ज क्रिएट होते ही यानी इस साइड में पॉजिटिव हिस्सा आ गया, इस साइड में पॉजिटिव आ गया, इस पैरा विद्युत पदार्थ में, इस साइड में नेगेटिव आ गया, तो इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र और उत्पन्न हो जाता है बच्चों, इस प्रेरण की वजह से, जिसकी दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। यानी ये प्रेरण के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसकी दिशा ये होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसे कहते हैं ई पी। क्या कहते हैं इसे? ई पी। समझ आ रही बात मेरी? यानी मैं यहां पर एक लाइन लिख देता हूं, क्या कि पैरा विद्युत पट्टी में, ये पट्टी है पैरा विद्युत पट्टी, प्रेरित उत्पन्न प्रेरित विद्युत क्षेत्र, उत्पन्न प्रेरित विद्युत क्षेत्र ई पी बराबर सिग्मा पी बटे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह सिग्मा पी आ जाएगा, समीकरण नंबर 2। ठीक है, बात आ रही समझ में? ये चीज आप समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, कि प्लेटों के बीच में निर्वात के कारण विद्युत क्षेत्र ऑलरेडी उपस्थित था। जैसे ही मैंने ये पैरा विद्युत पट्टिका रख दी, तो पट्टिका रखते ही इस पट्टिका के जो भी अणु है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो गए। संरेखित भी क्या हुए, जो अणुओं के पॉजिटिव है वो एक तरफ इकट्ठे हो गए और नेगेटिव है वो एक तरफ इकट्ठे हो गए। तो इस साइड में नेगेटिव चार्ज प्रेरित हो गया और इस साइड में पॉजिटिव चार्ज प्रेरित हो गया। प्रेरित आवेश के कारण प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र के, यानी इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत है। समझ गए बात मेरी? इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के क्या है? विपरीत है। ठीक है, इन दोनों के विपरीत है। अब आपसे कोई पूछे इन दोनों में प्रभाव ज्यादा किसका है, इस ईपी का ज्यादा है या ई का ज्यादा है, तो आप ये कहोगे प्रभाव ज्यादा ई का है, क्योंकि इसकी वजह से ये उत्पन्न हुआ है, प्रेरण की वजह से उत्पन्न हुआ है, और प्रेरण इस विद्युत क्षेत्र ने उत्पन्न किया है। तो मैं एक लाइन लिखूं, अतः इस प्रकार प्लेटों के बीच में, या जो माध्यम भर दिया हमने कौन सा, पैरा विद्युत माध्यम, इस प्रकार पैरा विद्युत माध्यम में परिणामी, पैरा विद्युत माध्यम में परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र, उसको मैं लिख देता हूं ई एम से, क्योंकि माध्यम है ना, ये माध्यम ही तो भरा है मैंने। और ई एम क्या होगा? ई माइनस ई पी, ई माइनस ई पी। समीकरण 1, 2 से मान रख सकते हैं क्या? समीकरण 1 व समीकरण 2 से आप मान रखो तो ई एम बराबर क्या आएगा? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा पी बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ई एम बराबर क्या आ जाएगा? 1/एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा प्लेटों के बीच में। ठीक है, प्लेटों के बीच में ये परिणामी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसकी दिशा ज़्यादा प्रभाव किस तरफ है? ज़्यादा प्रभाव ई का वेटेज किस तरफ है? इस तरफ है, तो इस तरफ ही परिणामी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस तरफ, क्योंकि देखो ये तो इधर है और ये इधर है, तो परिणामी ज़्यादा में से कम घट जाएगा। ठीक है, थोड़ा टॉपिक समझने की कोशिश करना, थोड़ा नया पॉइंट है, इसलिए एक बार आसानी से समझ में नहीं आएगा। ये बात मैं आपसे बार बार बोलता हूँ बच्चों, तो वीडियो को तसल्ली से देखें, 1-2 बार ज़रूर देखें, तब जाके ये टॉपिक समझ में आएंगे। परिणामी विद्युत क्षेत्र हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। अब देखिए, आप ये चीज़ एक बार क्लियर करके देखें, तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा अगर ध्यान दें, थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं, तो आपको ये नज़र आ रहा है कि ये निर्वात या हवा में विद्युत क्षेत्र था, और
इस पैरा विद्युत पदार्थ में जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, ये विद्युत क्षेत्र इसके प्रभाव को कुछ न कुछ कम कर रहा है। मेरी बात ध्यान से समझना, ये विद्युत क्षेत्र पैरा विद्युत पदार्थ वाला इस विद्युत क्षेत्र को कुछ न कुछ कम कर रहा है। क्यों कम कर रहा है? क्योंकि ये इसके अपोजिट है, और यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र में हो रही है कमी। दिख रहा है आपको? कम हो गया ना, ये घट गया। विद्युत क्षेत्र में जब कमी होती है तो सूत्र होता है अपने पास, हम सूत्र पढ़ते हैं और मैं यहाँ नोट भी कर दूंगा, ठीक है, कि यहाँ विद्युत क्षेत्र में परिणामी रूप से कमी हो रही है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र में अब जब कमी हो रही है परिणामी रूप से, तो स्पष्ट सी बात है कि विभव भी कम हो रहा है, ठीक है। और विभव कम हो रहा है तो धारिता बढ़ रही है। यहां से ये चीज स्पष्ट हो रही है, मैंने नोट भी कर दिया है कि स्पष्ट है कि पैरा विद्युत पदार्थ के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र के मान में संधारित्र की प्लेटों के मध्य उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तुलना में कम होता है, ठीक है। यानी शुरुआत में जो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र था उसकी तुलना में विद्युत क्षेत्र में क्या आई, ई की तुलना में कमी आई है, कुछ न कुछ कमी आई है। तो सूत्र V बराबर E गुणा D, विभव का ये सूत्र होता है। विभवांतर में भी कमी आती है, परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ेगी। ये चीज़ हम यहाँ से कन्फर्म लिख सकते हैं कि धारिता में निश्चित ही क्या होगी बच्चों, वृद्धि होगी, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ से क्लियर कर चुके हैं। तो ये पॉइंट स्पष्ट हो चुका है कि जब पैरा विद्युत पदार्थ की कोई पट्टिका या पैरा विद्युत पदार्थ संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखा जाता है, तो इस दौरान इस प्रकार ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत क्षेत्र, ये परिणाम इस प्लेटों के बीच में जो पहले विद्युत क्षेत्र था E, इसमें कमी उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण विभवांतर में कमी होती है और धारिता बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब आप इस पॉइंट को थोड़े से कुछ एक दो रिजल्ट और भी निकाल सकते हो। आपको पता है कि ये माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र है ना, और आप सब जानते हो चूंकि पैरा विद्युतांक की परिभाषा से हमने ये पढ़ा भी है क्या, कि माध्यम की उपस्थिति में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो निर्वात की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र का एप्सिलॉन R होता है। ये चीज़ हमने बार बार पढ़ी है, पहले चैप्टर में भी आती है, दूसरे चैप्टर में भी, तीसरे में भी आई थी विभव के दौरान, ठीक है। ये निर्वात में विद्युत क्षेत्र से एप्सिलॉन R, और निर्वात में कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और एप्सिलॉन R भाग में पड़ा है। ये E की वैल्यू रखी है मैंने यहाँ पर, E किसके बराबर है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इसको मैं समीकरण नंबर दे देता हूँ 4। देखो, समीकरण 3 व समीकरण 4 की चर्चा करूं तो आपको पता है बच्चों, ये माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र है। ये वैसे परिभाषा के अकॉर्डिंग माध्यम में विद्युत क्षेत्र ये होता है, इसका मतलब ये एक ही चीज है, ठीक है। तो समीकरण 4 और 3 से अगर हम चाहें तो इनको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम इसको नोट कर सकते हैं, इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं। बात आ रही है समझ में? जैसे इनको बराबर रखेंगे तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल होते ही हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ये स्टेप बचेगी। इस साइड में एप्सिलॉन कैंसिल हो गया तो ये बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन R इज इक्वल सिग्मा माइनस सिग्मा P, ठीक है। ये स्टेप बच जाएगी, और यहाँ से ये इक्वेशन भी और सोल्व हो सकती है। यहाँ से आप लोग ऐसा लिख सकते हो इसको, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन R, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन R माइनस सिग्मा बराबर माइनस सिग्मा P। तो सिग्मा P की अगर वैल्यू निकालूँ ना मैं यहाँ से सिग्मा P की, तो कितनी आएगी, वो आएगी सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। देखो, सिग्मा कॉमन आ जाएगा, सिग्मा कॉमन आते ही क्या बचेगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन R माइनस 1,
और ये माइनस इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस एप्सिलॉन आर। यह है प्रेरित आवेश का सूत्र है। ठीक है, ठीक है, ये प्रेरित आवेश का सूत्र हो गया। तो ये भी कई बार पूछा जाता है। तो ये इस प्रकार हम इस डेरिवेशन को सोल्व कर सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पर एक विशेष चीज़ और आती है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, कई बार ये संबंध इस प्रकार का पूछा भी जाता है परीक्षा में, और ऐसा ही रिलेशन आप लोगों को आगे चुंबक वाले चैप्टर में भी देखने को मिलेगा। नए पॉइंट हैं, बार बार कह रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ा तसल्ली से क्लियर करना इनको, और नहीं समझ में आता है तो मैं दोबारा क्लियर करवा दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आपने एक स्टार्टिंग के अंदर शुरुआत में आपने एक परिभाषा पढ़ी थी, और अगर आपको याद है इसी चैप्टर में आपने ध्रुवण सदिश की परिभाषा पढ़ी थी। ठीक है, आपने ध्रुवण सदिश की परिभाषा पढ़ी थी, एक नाम लिखा था ध्रुवण सदिश, जिससे आपने पी वेक्टर से दर्शाया था। ठीक है, और ये ध्रुवण सदिश का जो परिमाण होता है बच्चों, ये याद रखना, ये आप एक बार ये संबंध याद रखना आपको। वैसे अपने 12वीं स्तर पर इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन याद रखना, ध्रुवण सदिश का परिमाण जो प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व के बराबर होता है। ठीक है, प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के बराबर होता है, और प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है अपना, सिग्मा पी है। ठीक है, यही तो है प्रेरित आवेश घनत्व है, सिग्मा पी, यही तो है सिग्मा पी। यानी अपना पी का जो परिमाण है, पी का परिमाण लेना है, ये सदिश होता है, वो सिग्मा पी के बराबर होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि आपने वहां ये लिखा था कि सर पी वेक्टर इज इक्वल होता है काई ई वेक्टर, याद है क्या, काई ई वेक्टर। और ये ई विद्युत क्षेत्र होता है, वो भी कौन सा विद्युत क्षेत्र, जो माध्यम में पैरा विद्युत माध्यम के कारण होता है, क्योंकि ये ध्रुवण पैरा विद्युत पदार्थ के अंदर ही होता है। तो इसका परिमाण लूंगा तो क्या ऐसे लिख सकता हूं, काई ई बराबर सिग्मा पी की वैल्यू कितनी है, सिग्मा 1 माइनस 1 एप्सिलॉन आर, काई ई एम, माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र ये है। ठीक है, माध्यम में ये लगाओ सूत्र, चाहे वो लगा दो, एक ही बात है, 1 माइनस 1 एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये सूत्र मैंने कौन सा लगाया, ये सूत्र मैंने ये लगाया समीकरण नंबर 4 वाला। अब ये भी लगा सकते हो समीकरण 3 वाला, एक ही बात है, क्योंकि 3 और 4 को ही तो बराबर रखा था हमने, तो मैंने समीकरण 4 वाला सूत्र लगा दिया। तो ये यहाँ से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, और ये बच जाएगा काई ई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट 1 माइनस 1 एप्सिलॉन आर, काई ई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर माइनस 1 एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर कैंसिल हो गया, तो एक रिजल्ट आ गया काई ई बराबर एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर माइनस 1। ये संबंध आ गया बच्चों, विद्युतीय प्रवृत्ति। ठीक है, और ये किसके बीच में संबंध है, पैरा विद्युत पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति यानी काई ई तथा परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर में संबंध है। ये इम्पोर्टेंट संबंध है, बहुत बार एग्जाम में ये इस प्रकार का संबंध पूछ सकता है, और बड़े बड़े अच्छे एग्जाम में भी ये संबंध आते हैं बहुत बार, तो ये याद रखना। और इसी प्रकार के संबंध अपने आगे चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो ये बच्चों पैरा विद्युत पदार्थ का
संधारित्र की प्लेटों के बीच में धारिता पर प्रभाव हमने पढ़ा है। एक बार इसको मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैंने संधारित्र की प्लेटें हमने अमून कल पढ़ी थी ये चीज़ हमने, और प्लेटों के बीच में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है निर्वात या हवा की उपस्थिति में, उसका मान ये होता है। पैरा विद्युत पदार्थ रखेंगे तो इसके अणु विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होंगे। धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में इस तरफ जमा हो जाएंगे, ऋणावेश इसके अपोजिट जमा हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार। तो इस साइड में ऋणात्मक आवेश की परत और इस साइड में धनात्मक आवेश की परत विकसित हो जाती है। बीच में उदासीन हो जाता है मामला, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो एक अंदर विद्युत क्षेत्र के बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे हम प्रेरित विद्युत क्षेत्र कहते हैं। सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो परिणामी क्या होगा, ज़्यादा में से कम घटा दो तो ई ज़्यादा है, ई माइनस ई पी कर दिया। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र आ गया माध्यम की उपस्थिति में। परिणामी विद्युत क्षेत्र के मान में कुछ ना कुछ कमी हो रही है बच्चों। ठीक है, कुछ घट रहा है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र में कमी हो रही है तो विभवांतर में भी कमी होगी। यानी विद्युत क्षेत्र शुरुआत में प्लेटों के बीच में ई था, कितना था, ई था। निर्वात या हवा के लिए ई होता है, और जैसे ही माध्यम भर दिया, माध्यम भरते एक विद्युत क्षेत्र और उत्पन्न हो गया ईपी। ईपी ने ई में कुछ कमी कर दी, तो ये रिजल्ट कुछ कम आ रहा है। विद्युत क्षेत्र कम आ रहा है तो विभवांतर भी कम होगा और धारिता बढ़ेगी। मतलब साफ सी बात है कि पैरा विद्युत पदार्थ अगर हम संधारित्र की प्लेटों के बीच में डाल देते हैं तो धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर कोई माध्यम बीच में उपस्थित होता है, एप्सिलॉन आर पैरा विद्युतांक का अगर कोई माध्यम है तो विद्युत क्षेत्र का मान ये होता है। हमने पहले चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, तो ये माध्यम की उपस्थिति में, ये भी माध्यम की उपस्थिति, मतलब ये दोनों फॉर्मूले बराबर है। मैंने दोनों को बराबर किया, बराबर करके जो भी इसमें कैलकुलेशन हुई उसको सोल्व किया, और कैलकुलेशन सोल्व करके हम लोगों ने यहाँ से प्रेरित आवेश घनत्व का सिग्मा पी का फॉर्मूला निकाल लिया। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक है, वैसे हमारा पॉइंट क्लियर हो चुका है वहीं पर कि धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम लिख चुके हैं कि धारिता बढ़ जाएगी। ये कन्फर्म हो चुका है। फिर कुछ एक रिजल्ट और आ रहे हैं वो हमने निकाल दिए। अब ये जो प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व है ना, ये सिग्मा पी, इस सिग्मा पी का मान ध्रुवण सदिश के परिमाण के बराबर होता है। ध्रुवण सदिश हमने पाठ की शुरुआत में पढ़ा था। ठीक है, ध्रुवण सदिश का जो परिमाण होता है उस परिमाण के बराबर इससे प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का मान होता है। ठीक है, ध्रुवण सदिश के बारे में आपने पढ़ा होगा। जैसे मैं नोट्स पेपर रख देता हूँ आपके सामने, अगर नहीं याद आ रहा है, देखो ये चीज़ पढ़ी हमने। ध्रुवण सदिश याद आ रहा है, पैरा विद्युत पदार्थ एकांक आयतन में जो द्विध्रुव आघूर्णत्व से ध्रुवण सदिश कहते हैं। लिखा ना पी बराबर ई, पी बराबर काई ई। ये ई कब होता है, कौन सा विद्युत क्षेत्र है, ई वो विद्युत क्षेत्र है जब आप लोग इसे किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हो, पैरा विद्युत पदार्थ को, तो ये माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र है, तो मैं यहाँ पर ई एम लिखूंगा। समझ गए बात मेरी, मैंने इसको ई एम नोट किया है। और माध्यम में विद्युत क्षेत्र ये होता है, समीकरण 4 मैंने यहाँ से समीकरण 4 से वैल्यू रखी है। ठीक है, समीकरण 4 से वैल्यू रखिए, इसको सरल किया, इस प्रकार एक संबंध आ गया। ये भी इम्पोर्टेंट रिलेशन है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे, और थोड़े से बड़े टॉपिक है इसलिए मैं वीडियो जो है वो उनको मतलब एक निश्चित समय के हिसाब से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको भी पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। और एक साथ ज़्यादा लंबे वीडियो भी मैं नहीं डाल रहा, ताकि आप लोगों के ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अदरवाइज़, क्योंकि ज़्यादा मैटर एक साथ आप लोग क्लियर नहीं कर पाओगे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों, मेरा आपसे अनुरोध है, वीडियो पूरा देखें, और नहीं समझ में आता है तो दोबारा देखें। ठीक है, इसमें आपका कोई किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं लग रहा है। आप घर बैठे हो, आराम से तसल्ली से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, वीडियो आपके पास है, मैटर आपको मिल रहा है। ठीक है, और वो भी सिलेबस वाइज मिल रहा है। आपके पास बुक है तो आप बुक से चेक कर सकते हो, अकॉर्डिंग सिलेबस हम काम कर रहे हैं, तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साथ बने रहोगे, लगातार सिलेबस का फ़ायदा उठा लोगे। ठीक है, और बाकी और भी अपने दोस्तों को, मित्रों को इसके बारे में ज़रूर सूचना दो, चैनल को सफल बनाओ। और हम लगातार इसमें ये बता देते हैं, चैनल में प्लेलिस्ट भी हमने क्रिएट कर दी है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लेलिस्ट के कारण आप लोग कक्षा 12 की अलग देख सकते हो वीडियो, कक्षा 10 के वीडियो अलग मिलेंगे आपको। तो प्लेलिस्ट भी हमने इसमें ऐड कर दी है, तो आपको आसानी हो जाएगी उसमें भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।
एक नई वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।